नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार भारत आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटिव लाइव में एक और वीडियो लेके उपस्थित हुआ हूँ। आज की जो वीडियो है उसका जो टॉपिक रहेगा वो स्टार्टिंग ऑफ बाई पोलैरिटी मीन्स दुनिया में जो बाईपोलैरिटी थी, ग्रुप जो थे वो किस तरीके से सामने आए। चाहे हम अमेरिकन ग्रुप की बात करें या हम बात करें यूएसएसआर के ग्रुप की। कल तक हम ये डिस्कस कर चुके थे कि जो कोल्ड वॉर था वो क्या था, कोल्ड वॉर की शुरुआत कैसे हुई और वर्ल्ड वॉर सेकंड जो था उसमें कौन कौन से कंट्रीज शामिल थे, किस देश की हार हुई। तो कल तक हमने जो किया था वो था कि व्हाट वाज वर्ल्ड वॉर सेकंड। अब जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ उस टाइम पूरी दुनिया की जो कंट्रीज थे वो नॉर्मली सब कुछ अपना दाव पे लगा चुके थे। बहुत सारे कंट्रीज वीक हो चुके थे, उनका इकोनॉमिक सिस्टम, उनका ट्रेड, उनका पॉलिटिकल सिस्टम, इवन तक कि उनके जो इंटरनल जो एरियाज थे उनमें भी क्राइसिस होने शुरू हो चुके थे। बट दुनिया के सामने दो बड़ी कंट्रीज उस टाइम निकल के आई। वन इज यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, एंड सेकंड वन इज यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। दोनों ही कंट्रीज काफी पावरफुल थे और इकोनॉमिकली साउंड थे। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में दोनों ही कंट्रीज के बीच एक तरीके की टेंशन दिखाई दी कि हु इज पावरफुल, अमेरिका और यूएसएसआर। तो दोनों ने ही अपने आप को पावरफुल करने के लिए कंट्रीज को अपने साथ मिलाना शुरू किया, अलायंस बनाने शुरू किए, ग्रुप बनाने शुरू किए। तो दुनिया के जितने भी देश थे, चाहे वो किसी भी कंटिनेंट में थे, उनके सामने एक ही ऑप्शन था, एक ही रास्ता था कि टू ज्वाइन द यूएसए और टू द ज्वाइन ऑफ यूएसएसआर। अगर किसी भी कंट्री को अपनी इकोनॉमिक जो रिसोर्सेज थे उनको डेवलप करना था, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना था, अपने देश की जो कमजोरियां हैं उन्हें इम्प्रूव करना था, तो उन्हें कहीं ना कहीं एक देश के साथ मिलना था। तो जब कंट्रीज ने इन देशों के साथ मिलना शुरू किया तो इसकी सबसे पहली घटना, सबसे जो पहला जो अपीयरेंस था वो दिखाई दिया हमें यूरोप के अंदर। यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख भी रखा है कि द फर्स्ट डिवीजन इन यूरोप टू ज्वाइन यूएसए एंड यूएसएसआर। पहला ऐसा सीन हमें दिखाई दिया जहां एक कंटिनेंट में अलग अलग कंट्रीज ने क्या किया, यूरोप को अगर देखें तो उसे दो तरीके से डिवाइड किया गया। यूरोप में ही कुछ देशों ने ज्वाइन किया यूएसए को और यूरोप में ही कुछ देशों ने ज्वाइन किया यूएसएसआर को। तो जो अगर मैं मान लीजिए इसे मैं पूरा यूरोप मान लूं, तो इस यूरोप के अंदर जो कंट्रीज ईस्ट में थे उन कंट्रीज ने ज्वाइन करना शुरू किया यूएसएसआर को, और जो कंट्रीज यूरोप के वेस्टर्न पार्ट में थे या वेस्टर्न एरिया में थे उन्होंने ज्वाइन किया यूएसए को। इस तरीके से पहली बार एक कंटेंट में हमें देखने को मिला कि किस तरीके से कंट्रीज ने अपनी इकोनॉमिक रिसोर्सेज के लिए, अपने देश को अच्छा करने के लिए दुनिया के अलग अलग ग्रुप को ज्वाइन करना शुरू किया। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी अमेरिकन ग्रुप के बारे में कि जो अमेरिका था उसके अंदर जो अलायंस बना, वो सबसे पहले अलायंस जो बना उसका नाम था नाटो। एक ग्रुप बनाया गया नाटो की। अगर हम फुल फॉर्म की बात करें, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, नाटो की फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जो नाटो था वो अमेरिका के द्वारा बनाया गया और अमेरिका ही इस नाटो का हेड था, या यूं मान लीजिए कि अमेरिका जो था वो नाटो का दादा था। दादा मीन्स एक तरीके से हम मान लेते हैं कि जो नाटो है वो एक ग्रुप है कुछ लोगों का, और इस ग्रुप का जो दादा है, सबसे बड़ा जो डॉन है वो है यूएसए। अब नाटो जब बना तो उसकी डेट बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है 1 मार्क्स क्वेश्चन में, 4 अप्रैल 1949। बहुत सारी बार ऐसा हुआ है कि क्वेश्चन में सिर्फ ईयर पूछ लिया जाता है कि नाटो की स्थापना किस साल हुई, तो सिर्फ आपको ईयर याद रखना होगा, आपको ईयर मेंशन करना होगा।
1949। अगर वो डेट तक पूछ लेता है तो आपको डेट याद रखनी होगी 4 अप्रैल 1949। अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे तो वहां आपको डेट मेंशन नहीं मिलेगी, वहां सिर्फ इतना रेफरेंस दिया गया है कि नाटो जो था वो 12 अप्रैल 1949 को बना। अब शुरुआत के अंदर जब ये ग्रुप बना तो इसके अंदर टोटल 12 कंट्रीज थे। अब क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि नाटो में स्टार्टिंग में कितने देश थे, तो आपका आंसर होगा 12 कंट्रीज आर देयर। अब बात करते हैं कि क्या नाटो ग्रुप आज है या आज नहीं है। तो अगर हम नाटो को देखें तो नाटो आज भी है, बिकॉज अमेरिका का ये ग्रुप एज इट इज बना हुआ है। और अभी इसमें रिसेंटली अगर हम देखें तो 28 कंट्रीज इस ग्रुप में बने हुए हैं। अब बात आती है जो नाटो बना उसका एम क्या रखा गया, उसका उद्देश्य क्या रखा गया, या उसे किन बातों को लेकर किस आधार पे उसे बनाया गया। तो नाटो की कुछ जो बेस थी, पहला बेस था कि वॉर, कि अगर 12 में से किसी भी एक कंट्री के ऊपर कोई अटैक होता है तो ये समझा जाएगा कि ये जो अटैक हुआ है पूरे के पूरे ग्रुप पे हुआ है, यानी 12 देशों पे हुआ है, और इसके रिस्पॉन्स में 12 के 12 देश इकट्ठे होकर उस कंट्री के साथ फाइट करेंगे। मींस यहाँ पहला जो प्रिंसिपल अडॉप्ट किया गया, अटैक ऑन वन नेशंस, इट इज अंडरस्टैंड अटैक ऑन ऑल नेशंस। मींस एक देश के ऊपर किया गया अटैक ये माना जाएगा कि सभी देशों पे अटैक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि ये ग्रुप था, उसने काम करना शुरू किया पीस बिल्डिंग के लिए। मींस अपने एरिया के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो युद्ध की सहायता से नहीं बल्कि एडवाइस की सहायता से, डिबेट की सहायता से, बातचीत की सहायता से हल कर ली जाएगी। इसके साथ साथ अगर इन कंट्रीज में कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है तो वो एक दूसरे का साथ देंगे, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर है चाहे कोई और सिचुएशन है। इसलिए ये नाटो ग्रुप बनाया गया। और इसके साथ साथ एक चीज और भी देखी गई कि ये कंट्रीज एक दूसरे को आर्मी और आर्म्स को लेकर भी सपोर्ट करेंगे जब जब जरूरत पड़ेगी। अब देखिए अमेरिका लगातार ग्रुप बना रहा था, अपने आप को पावरफुल शो कर रहा था, तो क्या इसकी रिस्पॉन्स में यूएसएसआर ने कुछ नहीं किया। अब देखिए कि जब कि किसी दो पर्सन के बीच लड़ाई होती है तो ऑब्वियस सी बात है दोनों ही अपने अपने एरिया में अपने आप को पावरफुल करने की कोशिश करते हैं, और ऐसा ही करना शुरू किया यूएसएसआर ने भी। यूएसएसआर ने क्या किया, अपना एक ग्रुप बनाया, दैट इज वार्सा पैक्ट। वेस्टर्न अलायंस जो था उसको बनाया गया, जो भी वेस्टर्न कंट्रीज थे यूरोप की उनको मिलाया गया और मिलाने के बाद में इसका एक ग्रुप बना। अब ग्रुप जो बना वो फाउंडेड हुआ 14 मई 1955 को। जी हाँ, डेट आपको बहुत जरूरी है याद रखनी, बिकॉज 1 मार्क्स के लिए डेट बहुत बार पूछी भी जाती है कि जो ग्रुप बना यूएसएसआर का, दैट इज वार्सा पैक्ट, वो बना 14 मई 1955 को। अब देखिए दोनों ही ग्रुप जो थे वो लगातार ग्रुपिज्म कर रहे थे और ग्रुपिज्म के अकॉर्डिंग अपने आप को पावरफुल शो कर रहे थे। अब इसी के रिस्पॉन्स में जब यूएसएसआर ने वार्सा पैक्ट बना लिया तो अमेरिका ने फिर कुछ ग्रुपिज्म का काम शुरू किया, और उसने क्या किया, यूएसए ने सीटो और सेंटो नाम के दो जो आर्मी अलायंस जो ग्रुप थे वो बना डाले। सेम इनका भी जो बेस था वो यही था कि अगर एक पे युद्ध होता है तो सब पे युद्ध हुआ माना जाएगा, सारे कंट्रीज एक साथ लड़ेंगे। पीस बिल्डिंग के लिए ये ग्रुप्स बने, इकोनॉमिक सिचुएशन के लिए ग्रुप बने, और आर्मी और आर्म्स को लेकर भी ये ग्रुप बने कि अगर अमेरिका को किसी भी तरीके की सहायता चाहिए तो वो डायरेक्टली इन कंट्रीज से गेन करेगा। अब अमेरिका इनसे गेन करेगा तो अमेरिका जो कंट्रीज जो है पावरफुल जो था वो इन कंट्रीज के लिए क्या करेगा, तो अमेरिका इन कंट्रीज को प्रोवाइड करेगा इकोनॉमिक रिसोर्सेज प्लस सिक्योरिटी। मींस इन कंट्रीज को ये इंश्योर किया गया कि इनके ऊपर
कोई भी अटैक होगा तो अमेरिका उसमें फुल फ्लैश उनकी सहायता करेगा या अमेरिका की आर्मी उनको प्रोटेक्ट करेगी। अब देखिए, जब अमेरिका ने सीटो और सेंटो जब बनाया तो इसके रिस्पॉन्स में यूएसएसआर ने भी सेम ऐसा ही काम करना शुरू किया, बिकॉज यूएसएसआर भी तो चाहता था कि वो पावरफुल दिखे। सो he deal with different countries to promote their political relation, to promote their economic relation, to promote their trade relations with the different countries। और यूएसएसआर ने भी ऐसा ही किया। उसने चाइना के साथ, कोरिया के साथ और वियतनाम के साथ जो अलग अलग तरीके के रिलेशन थे उनको डेवलप करना शुरू किया और ये जताने की कोशिश की कि कहीं ना कहीं वो यूएसए से पावरफुल है। अब देखिए, उस टाइम की अगर मैं बात करूं तो वो टाइम था नियर अबाउट 1950s के बाद का। अब 1950s के बाद एक चीज और दिखी पूरी दुनिया में कि दुनिया के डिफरेंट एरियाज में, अलग अलग पार्ट में कुछ ऐसे कंट्रीज थे जो ब्रिटेन के, जो फ्रांस के या किसी अदर कंट्री के गुलाम थे या किसी अदर कंट्रीज के अंडर थे। तो हुआ क्या कि जो कंट्रीज किसी कंट्री के अंडर थे उनमें जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी वो प्रमोट हो चुकी थी, चाहे हम यहाँ बात करें इंडिया की या फिर किसी और देश की। तो उन कंट्रीज ने भी धीरे धीरे आज़ाद होना शुरू किया और जब वो कंट्री आज़ाद हुए तो आज़ाद होने के बाद में उनके सामने भी वही दो ऑप्शन थे, वन इज यूएसए एंड सेकंड वन इज यूएसएसआर। अब उनको पता था, जो भी कंट्री आज़ाद हुई, कि अगर वो यूएसए की साइड जाते हैं तो जो इकोनॉमिक बेनिफिट उन्हें यूएसएसआर से होगा वो उसे खो देंगे, और अगर वो कंट्री यूएसएसआर की तरफ जाते हैं तो यूएसए से जो उन्हें इकोनॉमिक रिसोर्सेज या जो सहायता मिलेगी वो उन्हें खो देंगे। तो इन कंट्रीज ने भी, जो कंट्री यहाँ फ्री हो रहे थे, जो कंट्री लगातार फ्रीडम गेन कर रहे थे, उन कंट्रीज ने भी क्या करना शुरू किया, अपनी एक अलग तरीके की जो आइडियोलॉजी थी, अपने अलग तरीके के जो थॉट्स थे उन पे काम करना शुरू किया। अब जब काम करना शुरू किया तो उन कंट्रीज में एक कॉमन सेंस देखे जाने लगा। वो क्या था कि ना तो वो यूएसए के साथ मिलना चाहते हैं और ना वो मिलना चाहते हैं यूएसएसआर के साथ। सो उन कंट्रीज के कुछ जो प्रोमिनेंट लीडर थे उन्होंने क्या किया, मिलके एक अलग ग्रुप जो था उसे बनाने की कोशिश की, और इसी एक अलग ग्रुप बनाने की जो कोशिश थी उसने एक नाम लिया, नेम, नॉन अलाइंड मूवमेंट, मीन्स गुट निरपेक्ष आंदोलन। नेम की अगर मीनिंग की बात करूं तो गुट निरपेक्ष का मतलब होता है कि दुनिया में दो गुट हैं और हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, हम फ्री रहेंगे और फ्री रहकर अपनी डेवलपमेंट करेंगे, फ्री रह के अपने ट्रेड को प्रमोट करेंगे, फ्री रह के अपने पॉलिटिकल, फ्री रहकर हमारे जो इकोनॉमिक जो रिसोर्सेज हैं, इकोनॉमिक जो एरियाज हैं उनको हम डेवलप करेंगे। अब देखिए, जब देश अलग हो रहे थे तो कहीं ना कहीं ये प्रेशर दिखाई दे रहा था साफ तौर पे यूएसए और यूएसएसआर के बीच भी। अब इसी रीजन बीइंग क्या हुआ, जो यूएसएसआर था उसने भी कोशिश की कंट्रीज को अपने अंडर लाने की, बट यूएसएआर के जिन देशों के साथ रिलेशन थे उनके साथ भी कुछ बातों को लेकर उसके मतभेद होना शुरू हुए। कब? 1950s के डिकेड में। अब 1950s के डिकेड्स में उसके चाइना के साथ मतभेद होने लगे कुछ एरियाज को लेकर, और इन्हीं मतभेदों के चलते यूएसएसआर और चाइना के बीच, मीन्स मैं बात करूं यूएसएसआर वर्सेस चाइना की, तो इनके बीच एक लैंड एरिया को लेकर 1969 में एक युद्ध हुआ, वॉर हुआ, और इसी युद्ध की वजह से दोनों के बीच जो रिलेशन थे
जो ट्रेडिस थी वो नियर अबाउट ब्रेक डाउन हो गई, टूट गई। दोनों के भी जो रिलेशन था वो बहुत अच्छा नहीं रह गया था। इसी चीज का कहीं ना कहीं फायदा उठाया अमेरिका ने, और कहीं ना कहीं इसके बाद एक बड़ा झटका लगा किसको, यूएसएसआर को। बिकॉज जब उसका युद्ध हुआ तो ऑब्वियस सी बात है कि एक बड़ा देश उसके हाथ से निकल गया, और जैसे ये बड़ा देश अपने हाथ से निकला तो कहीं ना कहीं जो यूएसएसआर था वो कमजोर होने लगा, वीक होने लगा। अब देखिए, अगर हम बात करें दोनों ही कंट्रीज की, अब ये देश दोनों पावरफुल थे, अमेरिका भी पावरफुल था, यूएसएसआर भी पावरफुल था, बट इन्होंने क्या किए, अपने आसपास जो छोटे कंट्रीज थे, जो स्मॉल नेशंस थे, जो स्मॉल स्टेट्स थे, उनके साथ रिलेशन प्रमोट किया। बट वाई, क्या नीड थी इनको, कौन से ऐसे रीजन थे, कौन से ऐसे कारण थे जिनके चलते यूएसएसआर और यूएसए ने कंट्रीज के साथ कुछ डील साइन की, कुछ ट्रीटीज साइन की, कुछ एग्रीमेंट साइन किए। तो देखिए, उन कॉमन सी हम बातों की बात करें तो पहला कि अमेरिका और यूएसएसआर दोनों को ही अपने एरिया को डेवलप करने के लिए कुछ नेचुरल रिसोर्सेज की नीड थी। बिकॉज सारे नेचुरल रिसोर्सेज ना तो यूएसएसआर में थे ना यूएसए में, सो उन्हें नीड थी कुछ नेचुरल रिसोर्सेज की, और यही नेचुरल रिसोर्सेज जो ये कंट्रीज से इनसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में करके दोनों कंट्रीज को गेन हो सकते थे और दोनों कंट्रीज अपनी डेवलपमेंट कर सकते थे। इसलिए उन्होंने रिसोर्सेज के लिए इन कंट्रीज के साथ रिलेशन प्रमोट किए, पहला रीजन। सेकंड, ये कंट्रीज ऐसे थे जो दोनों से बहुत दूर थे, चाहे हम यूएसए की बात करें चाहे यूएसएसआर की बात, दोनों के बीच एक वाइड गैप था, और इन्हीं गैप को पूरा किया जा सकता था इन स्मॉल कंट्रीज के थ्रू। मैंने लास्ट टाइम आपको डिस्कस किया था क्यूबा के बारे में। क्यूबा जो था अमेरिका के बहुत पास था, बट इसके ऊपर जो प्रभाव था वो था यूएसएसआर का। अब सेम इसी तरीके से इन कंट्रीज ने क्या करना शुरू किया, जिन कंट्रीज के साथ लिंक बनाई उनकी लैंड जो थी, उनकी जो जमीन थी, उसे यूज किया जाने लगा अपने इंटरेस्ट के लिए। मीन चाहे वो यूएसए था चाहे यूएसएसआर, दोनों ने ही लैंड रिसोर्सेज के बेस पर भी इन कंट्रीज के साथ जो रिलेशन थे उन्हें प्रमोट करना शुरू किया। नेक्स्ट हम थर्ड की बात करूं तो दोनों ही कंट्रीज ये चाहते थे कि उनके आर्मी बेस के लिए भी वो देश कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन दे। तो ऐसा ही हुआ, यूएसए और यूएसआर दोनों ने ही जिन कंट्रीज के साथ रिलेशन बनाए उन कंट्रीज में अपने आर्मी बेस बनाने शुरू किए, ताकि वो इजीली एक दूसरे के ऊपर अटैक कर सके जब भी उनके बीच युद्ध होता है। इसके साथ साथ अब बात करूं मैं फोर्थ वन की इकोनॉमिक रिसोर्सेज को लेकर, कि अगर यूएसए या फिर यूएसएसआर दोनों को ही अगर किसी भी एरिया में इकोनॉमिक नीड की जरूरत होती तो इजीली जो स्मॉल कंट्रीज थे उनसे वो थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन भी करते तो अपनी इकोनॉमी को वो साउंड कर सकते थे। ये मोस्टली 4 रीजन थे जिनके बेस पे क्या हुआ कि इन कंट्रीज ने डेवलप करना शुरू किया रिलेशंस उन स्मॉल कंट्रीज के साथ। अब इसी टाइम दुनिया के सामने कुछ जो आइडियोलॉजीज थी, कुछ जो आइडियाज थे, उनको लेकर अलग अलग कंट्रीज कंपेयर कर रही थी अपने आप को दूसरे कंट्रीज के साथ। चाहे हम बात करें लिबरलिज्म को लेकर, उदारवाद को लेकर, चाहे हम बात करें डेमोक्रेसी को लेकर, और चाहे हम बात करें कैपिटलिज्म को लेकर। तो दुनिया के अलग अलग जो कंट्री थी वो कंपेयर करना शुरू कर रहे थे इसी टाइम कि यूएसए है उसकी पॉलिसी अच्छी है, उसका सिस्टम अच्छा है, उसकी अप्रोच अच्छी है, या फिर यूएसएसआर की अप्रोच अच्छी है, या फिर उनसे अलग रह के या उनसे फ्री रह के कुछ अलग तरीके की जो पॉलिसीज है
कुछ अलग तरीके का सिस्टम है उसे अडॉप्ट किया जाए। अब इन्हीं कंपैरिजन के बीच जो टाइम था वो आगे बढ़ता चला गया और यूएसए और यूएसएसआर के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट थे वो बढ़ते चले गए और दोनों ने एक दूसरे से पावरफुल बनने के लिए बहुत सारा पैसा, बहुत सारी पॉलिसीज बनाई ताकि वो दुनिया के कंट्रीज को कंट्रोल कर सके, दुनिया के कंट्रीज के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ सके। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।